Hello students, this is Yatish Darji and your professor for 12th standard accounts. जो अभी आपके सामने खुला है वो हमारा है पूरा इंडेक्स जिसमें 10 चैप्टर्स यू विल बी हैविंग फॉर अकाउंट्स, जिसमें से हम एक एक करके अभी सिर्फ देखेंगे और उसमें हेडिंग से समझेंगे कि इसमें होने क्या वाला है डीपली। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो उसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है। मतलब कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कौन सा रूल उसे गवर्न करता है, कौन सा सेक्शन है उसके लिए, कौन सा एक्ट है उसके लिए, फिर उसके फाइनल अकाउंट्स किस तरह से हमें रेडी करने हैं, उसकी जो बेसिक होती है कैसे करते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट उसके करते हैं, वो सब ये चैप्टर में बताया गया है। सेकेंड चैप्टर इज अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ। बहुत जिनको पता होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट वगैरह जो भी होते हैं जो पैसे नहीं लेते, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ऐसे जो ट्रस्ट होते हैं कि जो बिजनेस तो उन लोग का है बट प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो लोग किसी को दान पुण्य कर रहे हैं वगैरह, तो ऐसे बिजनेस को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बुलाया जाता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं यही सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा। देन थर्ड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पार्टनरशिप पढ़ा है, अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। कब? जब कोई एडमिट होगा नया पार्टनर, फिर वो तुम्हें थर्ड चैप्टर में पढ़ाएगा। फिर फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा कि कब जो पार्टनर रिटायरमेंट हो, जिस पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उसके क्या क्या एडजस्टमेंट आएंगे, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू डू in while doing accounting, what necessary changes you have to make in accounting in reconstituting the partnership. Also in fifth chapter जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब तुम कैसे अकाउंटिंग को एक नया एडजस्टमेंट करके एक पूरा पॉलिसी बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो पूरी नई बनाओगे, उसका पूरा कैसे तुम नए फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे, उसके वो पार्टनर को निकाल के उसको जो भी प्रॉफिट आप उसका दे के खत्म करके एक्सेट्रा जो भी होगा वो हमें डेथ ऑफ पार्टनर में सिखाया जाएगा। देन सिक्स्थ है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म पूरी ही खत्म हो रही है, कोई पार्टनर चाहता नहीं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म आगे बढ़कर चले। मतलब अब हम चाहते हैं कि हम पार्टनर्स नहीं रहे, हम ये फॉर्म नहीं कर रहे, पूरा का पूरा बंद कर देना है धंधा। तब जाके डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब पूरी तरह से बंद। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस इज समथिंग न्यू। आई थिंक तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में तुम्हें प्रोफोमा बनाने आई थिंक आया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोल सकते हैं, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। एथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपनी के अकाउंट्स, जो मेन कंपनी होती है, जो कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर 2013 एक्ट, ये पूरा तुम्हें पढ़ाया जाएगा। और उसमें स्पेशली कि इशू ऑफ शेयर्स के दौरान कौन से चेंजेस होते हैं इन अकाउंटिंग, वो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नाइन्थ इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तुम्हें बहुत काम आने वाला है अगर कोई यहाँ पे शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, कोई फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, कोई कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो वो कंपनी की स्टेट क्या है, उसका लेवल क्या है, वो कहाँ तक पहुंची है, मतलब वो कितनी पानी में है, वो पता चलेगा एनालिसिस से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम कुछ एनालिसिस करेंगे, इस चैप्टर में हमें वो सिखाया जाएगा। एंड 10th चैप्टर इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये पूरा का पूरा थियोरी है, तुम्हें ये पूरा का पूरा रट्टो मारना है एंड इट विल कम फॉर सम 5 मार्क्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेट्स सी हम कैसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म। थोड़ा बड़ा कर दूं, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। आई थिंक दिस इज इनफ। देखो इसमें हमें पढ़ाया जाए कि पहले कंटेंट क्या है, तो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है। सेकंड तुम्हें पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है ये पार्टनरशिप के बारे में। एंड फिर मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हें आगे समझाया जाएगा कि मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या, कैपिटल अकाउंट क्या होता है।
इंट्रोडक्शन देखे, द सोल प्रोप्राइटर हैज इट्स लिमिटेशन। देखो अभी पहले तुमने 11th स्टैंडर्ड में, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा, उसे प्रिपेयर किया होगा, एग्जाम में भी किया होगा और उसमें पास भी हुए होगे। तो वैसे जैसे फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर पार्टनरशिप का बनाना है। तो पार्टनरशिप में फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है, ये लाइन बता रही है कि सोल प्रोप्राइटर में एक लिमिट आ जाती है कि भाई एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, वही कैपिटल डाल रहा है, वही मैनेज कर रहा है, और जो भी बिजनेस हो रहा है उसका पैसा भी उसी को मिल रहा है। बट पार्टनरशिप में क्या बेनिफिट मिलता है, पार्टनरशिप में तुम 2 या 3 जन हो जाते हो, 2 या 3 जन ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, रिस्क थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी मेहनत और पहुंच से जो भी है। तो इसीलिए पार्टनरशिप ज्यादा ही सब लोग प्रेफर करते हैं सोल प्रोप्राइटर से। अपन मीनिंग और डेफिनेशन डायरेक्टली देखते हैं ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल इंग्लिश है कि पार्टनरशिप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है कैसी, तो वैसी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स आते हैं साथ में टू कैरी ऑन बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के लिए, विद अ व्यू। विद अ व्यू मतलब उनके दिमाग में ये होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे, जो भी लॉसेस हो गए वो हम बांट लेंगे आपस में। तो ये था एक जनरल मीनिंग। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कहा है, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। दिस कैन कम फॉर अ थियरी, फॉर अ थियरी पार्ट, कि तुम्हें डेफिनेशन बताना है कि पार्टनरशिप एक्ट ने 1932 ने डेफिनेशन क्या दिया है पार्टनरशिप का। तो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 defines the partnership as it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कुछ समझा? नहीं समझा तो मैं इसीलिए बैठा हूँ। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 ये हमें डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो वो बता रहा है कि पार्टनरशिप ऐसा एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ अग्री किया है कि भाई हम साथ में बिजनेस करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। या ऐसे कोई भी दो व्यक्ति जिन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया है कि भाई कोई भी एक काम करेगा और एक कुछ भी नहीं करेगा पर फिर भी प्रॉफिट लेगा। हाँ, ऐसी भी पार्टनरशिप होती है कि जिसमें एक ही पूरा काम करता है और दूसरा सिर्फ प्रॉफिट खाने बैठता है। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट ने इसको बहुत क्लियरली बताया है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब कि जो बिजनेस सारे लोग चला रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई भी एक व्यक्ति, एनी वन ऑफ देम, जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। समझे? ये है तुम्हारा डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि हर चीज में ये लोग को एक डेफिनेशन के साथ फीचर्स तो देने ही पड़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, तो सबसे पहला है उसका अग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनाने के लिए उसको एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। उसको पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। ऑफ कोर्स, दो व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ अग्री हो गए तब जाकर कुछ पार्टनरशिप बनेगी, और ऐसे व्यक्तियों को पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इट कुड बी रिटन और ओरल। इट इज नॉट कंपल्सरी कि पार्टनरशिप का कोई प्रूफ हो रिटर्न फॉर्म में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इट कैन बी रिटन और ओरल। प्रेफरेबली उन लोग रिटर्न ही रखते हैं क्योंकि बाद में जाके कुछ लफड़ा ना हो। और ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed। ठीक है, सिंपल इंग्लिश समझ में आया, रीड किया, एक्सप्लेन, खत्म।
नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनरशिप है तो कोई अकेला तो चलाएगा नहीं, अकेला चलाएगा तो उसे सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। अब पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड। कितने? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म, एंड the maximum number of partners are 50 according to Companies Act 2013। क्या कहा? मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? सिर्फ 50, पर मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? सिर्फ 2। ये हो सकता है तुम्हारा फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग में किसी भी तरह आ सकता है कि भाई मिनिमम नंबर बता दो, मैक्सिमम नंबर बता दो, ठीक है। थर्ड फीचर है उसका लॉफुल बिजनेस। तुम 4 जन साथ में आकर बैठ गए, अब क्या सोचोगे? चोरी करनी है, बैंक लूटनी है, क्या सोचोगे? एक लॉफुल बिजनेस करना है जो लीगल है। तो थर्ड फीचर इसका ये आना चाहिए कि भाई बिजनेस तुम्हारा लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस अंडरटेक बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। मतलब कि तुम्हारे कंट्री, तुम्हारे स्टेट में वो पर्टिकुलर बिजनेस अलाउड नहीं है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा कोई बिजनेस होना नहीं चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप also does not permit any illegal businesses। कोई भी ऐसी इलीगल चीजें बेचना या खरीदना पार्टनरशिप नहीं हो सकती, इसे पार्टनरशिप बिजनेस कहना ठीक नहीं है। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑफ कोर्स बहुत पार्टनर्स है, समझो 2 भी पार्टनर्स है तो भाई क्या एक बैठेगा दूसरा काम करेगा? ऐसा तो होगा नहीं। चलो ऐसा है भी तो दूसरे का कुछ तो हाथ होगा, तब जाके वो पहला कुछ देने के लिए रेडी होगा। मतलब शेयरिंग होनी चाहिए एक पार्टनरशिप में। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। ठीक है, अपन एक अग्रीमेंट पाए, भाई मेरा 2 भाग, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, एक भाग तेरा, मतलब 2/3 मेरा, 1/3 तेरा। ठीक है, क्योंकि तू कम काम कर रहा है, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, बट ये एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए भाई, वो सामने वाला भी मानना चाहिए ये चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो तुम दोनों एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर आओ, वैसे कोई म्यूचुअल रेशियो के साथ वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तुम दोनों में बांटे जाएंगे। ठीक है, ऐसा बांटना भी जरूरी है, तब जाके पार्टनरशिप तुम्हारी कहलाई जाएगी। फोर्थ है कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत बड़ी बेकार चीज है जो पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेजेस भी गिन सकते हैं, क्योंकि अगर समझो कुछ लॉस हुआ, ठीक है, तो पार्टनर्स के जो घर वगैरह बेचकर भी तुम्हें वो लॉसेस कवर करने पड़ेंगे। ऐसा ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि तुम ऐसे भाग नहीं सकते। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसमें। भाई तुम्हारा नुकसान हुआ तो तुम खुद को भी बेचकर भाई उसका पैसा दो सामने वाले का जिसका नुकसान किया तुमने। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। दैट इज partners are liable till the last rupee in their pocket, not in their capital। मतलब कि तुम्हारा घर का पैसा भी तुमको बिजनेस में डालना पड़ेगा अगर इन केस लॉसेस हो रहे तो। If assets of business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of partners can be used। If any of the partners is declared insolvent, insolvent मतलब भाई उड़ गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो खुद ही बचा है, वो खुद ही बेच के वो कुछ आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं बचा, उसको insolvent बोलते हैं। Then his liability will be borne by the solvent partners। मतलब तुम्हारा समझो 4 पार्टनर्स है, उसमें से एक बंदा बोलता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो वो पार्टनर का लॉस भी तुम तीनों को झेलना पड़ेगा। तुम ऐसे लॉस से हट नहीं सकते, ये एक डिसएडवांटेजेस है जो कंपनीज में नहीं होती। कंपनीज में पर्टिकुलर रेशियो होता है, जितने शेयर्स आपके हैं, जितना ओनरशिप आपकी है, उतना ही लॉस आपका है। आपको घर बेचने की जरूरत नहीं, गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं, कुछ बेचने की जरूरत नहीं। बिजनेस में जितना आपका पैसा है वो गवा दिया, बात खत्म, आपने सब कुछ गवा दिया। आपका घर कोई नहीं टच करेगा, आपकी गाड़ी कोई नहीं टच करेगा, आपको भी कोई नहीं टच करेगा। ठीक है, बट पार्टनरशिप में आपको भी बेच के खा जाएगी। so this can be the disadvantages। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। फीचर्स में मतलब पार्टनरशिप जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये अपने स्टेट में ही लागू होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से। According to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional
It means a firm may or may not be registered. Registration of firm merely certifies its existence and it is process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. मतलब गवर्नमेंट के पास एक बुक होती है भाई कि हाँ तुम्हारा बिजनेस चल रहा है वगैरह वगैरह. बाहर महाराष्ट्र के बाहर इट इज ऑप्शनल, बट महाराष्ट्र के अंदर यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दैट रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप कि तुम्हारा बिजनेस एक एग्जिस्टेंस में है भाई, तुम एक पार्टनरशिप कर रहे हो रही है तुम्हारी पार्टनरशिप. ठीक है. हाँ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अभी मैंने बोला कि भाई तुम सब पार्टनर्स हो तो जॉइंट ओनरशिप भी होगी, मैनेज भी तुम साथ में मिलकर करोगे. ऐसा नहीं कि एक पार्टनर सब कुछ कर रहा है दूसरा पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं. सबको अपना अपना काम जो डेडिकेटेड होगा, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में किया होगा वो करना है. ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो partner can use property for personal use. All partners have equal rights in managing the firm, so all partners are jointly responsible for management of the firm. ठीक है. प्रिंसिपल एंड एजेंट. अभी ये प्रिंसिपल एंड एजेंट एक रिलेशनशिप हो जाता है दो पार्टनर्स के बीच में. अब पढ़ते हैं इसको. ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज. मतलब कि आप चलो अपन दोनों पार्टनर्स है समझो. अभी हम दोनों पार्टनर्स, तू मेरा प्रिंसिपल भी है और मैं तेरा एजेंट भी हूँ. ठीक है. अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर्स एंड विद पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट. मतलब वो बाहर वालों के लिए ओनर भी है, प्रिंसिपल भी है, और पर तेरे लिए वो एक एजेंट भी है. समझ रहे हो. तेरे लिए एक साथ में काम करने वाला बंदा है जो तेरा एजेंट की तरह कर रहा है, बट बाहर वालों के लिए वो फिर भी ओनर है क्योंकि वो पार्टनर का भी मतलब वो फर्म का भी ओनर है. समझे. तो एक प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन हो जाता है यहाँ पे. नाइन्थ इज डिसोल्यूशन. अभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारे बीच में नहीं जम रही है तुम पार्टनर्स की, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. भाई तुमने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि अभी हमें कंटिन्यू नहीं करना है. इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस. उसको हाँ 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है. किसको? दूसरे पार्टनर्स को. ठीक है. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, become insolvent or insane. समझो दो ही पार्टनर है, अब एक मर गया तो एक पार्टनर बचा. अब एक पार्टनर को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप तो कहते नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है एक पार्टनर के मरने से, या एक पार्टनर के रिटायर होने से, या कोई भी एक पार्टनर से इंसॉल्वेंट होने से. हाँ अगर 4-5 पार्टनर है तो बात अलग है, बट अगर दो ही पार्टनर है उसमें से एक को कुछ भी हो जाता है, वो मर जाता है, वो रिटायर हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इंसेन हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. वी वी आर स्टॉपिंग हियर.